कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 4। कैपर्ट मॉडल। कैपर्ट मॉडल बताता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है उसमें मेटल जो है सेंटर स्फीयर में प्रेजेंट रहता है और लिगेंड उसके स्फीयर के चारों ओर प्रेजेंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिपल्सन को मेंटेन करते हुए। और सेकंड वो बताता है कि अगर MLN पे प्लस एक्स चार्ज है, माइनस एक्स चार्ज है या चार्ज नहीं है तो वो उसके जियोमेट्री को चेंज नहीं करता है, मतलब कि उसका जो जियोमेट्री होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि नॉन मेटल में चेंज होता था वैसा नहीं होगा। मतलब कि इसमें नॉन बॉन्डेड जो पेयर हैं जो कि लोन पेयर होते हैं, VBT में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जो होता है, सॉरी नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। मतलब कि इसमें जो होता है ट्रांजिस्टर मेटल में, इसमें नॉन बॉन्डेड पेयर ही लोन पेयर के थ्रू ट्रीट किए जाते हैं। इसमें रिपल्सन नेग्लिजिबल होता है क्योंकि ये अनहैबिट में प्रेजेंट रहता है। अब कैपर्ट मॉडल की ज्योमेट्रीज को बताता है कि मोर कॉमन ज्योमेट्रीज होती है और लेस कॉमन ज्योमेट्रीज होती है बताता है। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें हम, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, कॉमन ज्योमेट्री है, मोर कॉमन ज्योमेट्री। और ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक क्या है, नॉन कॉमन ज्योमेट्री। ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक नॉन लेस कॉमन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लेस कॉमन है। अगर मोर कॉमन ज्योमेट्री में हम देखें तो इसके सारे बॉन्ड एंगल सेम है ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक में देखें तो जहां से ये जॉइंट होते हैं पॉइंट के पास से जो मेन इनके बीच बॉन्ड एंगल बनता है वहां पर अल्फा का बॉन्ड ज्यादा है और बाकी जो ये आपस में बॉन्ड जो बनाते हैं उनके बॉन्ड एंगल लगभग बराबर रहते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो उसका जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो sp3d2 d2sp3 और p3d3 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो होता है PD5 और SD5 SPD4 और P3D3 रेयर कंडीशन में इन हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। अगर प्रेफरेंस बिटवीन रिलेटिविटी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक की बात करें तो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर है डी कॉन्फ़िगरेशन। D0 से D10 तक के लिए हमको क्या कहेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं D0 और D1 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है। अगर बल्कि ऑर्गेनिक लिगेंड है, R है, CH3 है, तो उसमें क्या होगा कि वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री को बनाएगा। इसका फेमस एग्जांपल है टंगस्टन मेथाइल 6। तो मतलब कि इसमें जो मेटल होता है उसके में अगर मेथाइल अगर प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, अगर लिगेंड 6 है, तो मतलब आप हम समझ सकते हैं कि ये क्या बनाएगा। और D0 और D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनाएगा, जिसके एग्जांपल है मोलिब्डेनम मेथाइल 6, जिरकोनियम मेथाइल 6 2 माइनस, रेनियम मेथाइल 6, टेंटेलम मेथाइल -1, मोलिब्डेनम S C डबल बॉन्ड C बॉन्ड S होल थ्राइस। टेंटेलम में भी हेक्सा फॉर्म रहता है, मतलब उसमें भी 6 रहेगा। टेंटेलम मेथाइल -1 6। अब देखते हैं हम कि दूसरा, अगर D0 से D1 कॉन्फ़िगरेशन में बल्कि लिगेंड है तो ये हो गया, लेकिन अगर D0 से D10 में बल्कि लिगेंड नहीं है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और इसमें जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉपर H2O6 2+, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें तो जिसमें बल्कि लिगेंड नहीं है वो सारे के सारे क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे। सेकंड है कि लेटिस पैकिंग और रेडियस रेशियो से भी हम इसको फाइंड करते हैं। जैसे मेनली क्या चेल्कोजेंस का, जिसमें सल्फर फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली रहता है उसको चेल्कोजेंस कहते हैं, ये लेटिस फॉर्म करते हैं। ये सॉलिड के लिए ही है। अगर हम देखें इसमें केटायन अपॉन एनायन का जो रेशियो है अगर 1.8 से ज्यादा होता है तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनाता है, और केटायन अपॉन एनायन जो रेशियो है अगर 1.8 से कम होता है तो वो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। अगर हम स्टडी करें किसकी, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन डिफरेंट डी कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में मेनली क्या है, ट्रांजिशन मेटल में वैलेंस सेल क्या होता है, उसमें इनर डी भी होते हैं और आउटर डी भी आते हैं, मतलब कि N-1 D NS और NP, और आउटर डी भी ND भी इसमें आता है। जो इनर ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को पार्टिसिपेट में लेता है डी के, वो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर हम देखें कि NS और N-1D की जो एनर्जी गैप है बिटवीन दोनों के, वो क्या है, कम है, तो ये हमेशा इनर डी को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स क्या प्रीफर करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें इसकी ज्योमेट्री लेस स्टेबल होती है, उस केस में क्या करते हैं कि NS आउटर डी से भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा।
लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस क्या है हम जानते हैं कि इनर डी है, क्योंकि इनके बीच लेस एनर्जी डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि जैसे D0 और D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमने स्टडी किया कि बल्कि लिगेंड है तो क्या होगा, उसी को हम आगे पढ़ते हुए बताते हैं कि इसमें D5S हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगर D0 और D1 है तो पहला एक D5S हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। अगर लिगेंड क्या है, बल्कि है और R है, CH3 है, इस टाइप का है तो और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जियोमेट्री इसकी बनेगी। लेकिन क्या होगा कि D2sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें बल्कि लिगेंड नहीं रहेगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। तो दो केस आते हैं D0 और D1 में, या तो D5S हाइब्रिडाइजेशन पाया जा सकता है या फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा सकता है। इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जा सकता इसमें, या तो इनर डी होंगे या आउटर डी होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि टेंटेलम मेथाइल 6 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो क्योंकि ये इसमें पाया जाता है D5S2 पाया जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसमें +6 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके कारण D1 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो ये D1 होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जा रहा है, टेंटेलम मेथाइल 6 का क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें D4sp ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। D5sp हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, एक हाफ फील्ड जो है D1 का, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए होता है, ओनली वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू लिगेंड गिव इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमको क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब अगर हम D1 से D3 तक की बात करें तो क्या होगा कि हमने D0 से D1 तक देख लिया, लेकिन D1 से D3 तक अगर मैं वो नहीं है, क्या नहीं है, बल्कि लिगेंड नहीं है, तो हमारे पास दो केस आएंगे, सॉरी एक ही केस आएगा कि वहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल के साथ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर D4 नहीं है, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन D4 में नहीं है, जो कि इसको लो स्पिन और हाई स्पिन बनाने पे मजबूर करे। यहाँ पर 1 2 3 तक जो भी हैं वो क्या करते हैं, दो ऑर्बिटल वैकेंट खाली छोड़ देते हैं, जिससे हमको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए खाली ही रहता है। तो इसके के लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक ही आएगा, 1 से 3 हाइब्रिड D3 तक, D1 से D3 तक। और इसका क्या होगा, इसमें जो स्पिन है वैल्यू भी एक ही पाया जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लो स्पिन और हाई स्पिन में बदलते नहीं है। इसलिए क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे S इक्वल टू हाफ इंटू एन करके हम क्या निकालेंगे, स्पिन, जो कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 3/2 आएगा। यहाँ क्या होता है, ओनली सिंगल स्पिन पाया जाएगा, लो स्पिन और हाई स्पिन नहीं कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर हम D4 से D6 में देखें, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, D2sp3 और sp3d2 दोनों बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि D डिफ्यूज होता है, और उसका एनर्जी क्या है, आउटर डी क्या है, डिफ्यूज होता है, और इसका एनर्जी गैप भी S से बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या करता है, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करता है, इनर डी ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं है, तो अब क्या करेगा, दो टाइप के लिगेंड होंगे। जो वीक लिगेंड है वो इनर डी को छोड़ करके आउटर डी में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और अंदर क्या कर देता है, 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसका स्पिन 2 हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो डी पेयरिंग करवाता है, और अपने लिए दो जगह पहले इनर डी में खाली करवाएगा और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के कारण स्पिन वैल्यू 1 आता है। क्योंकि स्पिन वैल्यू ऊपर वाले केस में वीक लिगेंड में 2 आया है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और हाई स्पिन आएगा इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाला क्या आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन हमने कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया, हमने डिफाइन किया किस पे, स्पिन के बेसिस पे। और स्पिन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं तो ये इसको विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉन्फ़िगरेशन ही हम निकाल सकते हैं, किसको, हाई स्पिन, लो स्पिन। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज भी, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहेगा, बट हाइब्रिडाइजेशन इसमें चेंज हो सकता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें चेंज हो सकता है। कोऑर्डिनेशन में भी चेंज और कोऑर्डिनेशन में नॉट भी चेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है सेम कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, हाई स्पिन या लो स्पिन।
कंक्लूजन क्या है, अगर वीक लिगेंड हो D4 से D6 के बीच तो DD पेयरिंग नहीं होगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि हाई स्पिन होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले तो DD मिक्सिंग होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना के लो स्पिन हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। अब कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 5। अब हम देखते हैं कि हमने जो मन एक टू बीपीवाई कौन देखा था और मन एक टू फैन देखा था। मन में आके फैन चलाया वाला जो एग्जाम्पल है उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है कि दोनों में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। तो ऐसा क्या होता है कि दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आते हैं, मतलब इनकी ज्योमेट्री में क्यों चेंज आता है इसको देखना है हमको। कि इनकी एक की ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और दूसरी की होती है ऑक्टाहेड्रल। मन एक टू फैन का क्या होता है, इसका बाइट एंगल ज्यादा होता है। अगर लिगेंड का बाइट एंगल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल के बीच जो बॉन्ड एंगल डिफरेंस है उसको भी क्या करेगा मेंटेन करके अपने दोनों लिगेंड्स अपना क्या करेगा लिगेंड का जो डेंसिटी है उसको मेंटेन कर लेगा। वो डोनेट करके दोनों से बॉन्ड बना लेगा क्योंकि उसका बाइट एंगल ज्यादा है। लेकिन जैसे कि बीपीवाई में बॉन्ड क्या बाइट एंगल कम है तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा ऑक्टाहेड्रल में इजिली क्योंकि उसके बाइट एंगल ज्यादा होने के कारण ये डेंसिटी अपना इंक्रीज करके डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में बॉन्ड एंगल कम होने के कारण वो इजिली उसमें क्या कर पाएगा, अपना डेंसिटी को मेंटेन करते हुए वो डोनेट कर पाएगा और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक को फेवर करेगा। अब हम देखते हैं D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है कि D7 आते ही क्या होता है, दो केस आते हैं। पहला तो वीक लिगेंड आएगा जिसमें क्या होगा 3 अल्फ्रेन इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या करेगा sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, 3 वीक लिगेंड के कारण 3/2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो वो क्या कराएगा, इसको पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि क्या होता है D2s ट्रांसफरेंस के कारण क्या करता है 5s में ट्रांसफर कर देता है, 3D से 5s में ट्रांसफर कर देता है इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये बनाता है D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनपेयर्ड होता है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमको जानना है कि ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कोबाल्ट L62+ है तो इसमें वीक लिगेंड अगर होता तो ये sp3d2 होता, उसमें पेयरिंग नहीं होता और ना ही ट्रांसफरेंस होता और ये क्या बनाता हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 पेयरिंग और ट्रांसफरेंस करा के ये क्या बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन को बनाते हुए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ऐसा क्यों है, इसका प्रूफ क्या है, तो इसमें हम इसके देखते हैं ऑक्सीडेशन ट्रेंड्स के लिए ईपी इनोड ओपी वैल्यू से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हम फाइंड करते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इनोड ओपी वैल्यू का वो क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड हाई होता है, मतलब कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि ये 5s आउटर सेल में है जिसके कारण इसको अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकाला जाए ऑक्सीडाइज किया जाए इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि इसमें 5s में इलेक्ट्रॉन को रखा रहता है। लेकिन अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन जैसे कि इनर डी में रखा होता तो ये इजिली इस इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लो आता और ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इससे प्रूव होता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर हम D8 to D10 की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है कि यहाँ पर अगर पेयरिंग कराएं तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या होता है वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो D8 to D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्या बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है और जिसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे कि D8 में एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल मोर कॉमन ज्योमेट्री हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है लेस कॉमन हो जाता है और हेक्सागोनल प्लेनर क्या है लिस्ट कॉमन हो जाता है, जो कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में जिसके अभी हमने स्टडी नहीं किया है। अगर हम इसको एक कंक्लूजन के तौर पर देखें तो क्या होगा D0 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होगा ओनली डी आउटर ऑलवेज बनेगा
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अगर है तो वो क्या करेगा, D0 में अगर R है, बल्कि लिगेंड है तो ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक बनाएगा, और बल्कि लिगेंड नहीं है तो क्या कराएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। अगर हम देखते हैं कि D1 टू D3 में क्या होगा, कोई भी लिगेंड हो D2sp3 ही बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और D4 से D7 क्या है, इसी में हमको मेनली चेक करना रहता है कि ये वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि इसी में ही क्या बनाता है sp3d2 और D2sp3, जिसमें से D7 का केस इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कराता है, डी पेयरिंग भी कराता है और T2s ट्रांसफरेंस भी कराता है। और D8 टू D10 में क्या है, कोई भी लिगेंड हो वो क्या कराएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अगर हम वीवीटी को देखें, वीवीटी क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन और कॉम्प्लेक्स बताने के लिए क्या करेगा, वो उसको क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की जरूरत होती है, म्यू एस ओ जिसे कहते हैं हम, उसकी जरूरत होती है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की जरूरत होती है। वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालता है, फिर उससे हाई स्पिन और लो स्पिन पता करता है, फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पता करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन पता करता है। तो ये जो वीवीटी है वो इजिली नहीं बता पाता। हम जैसे CFT और LFT आगे फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे हम क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे ट्रांजिशन मेटल का इजिली। लेकिन ये जो वीवीटी है वो है मैग्नेटिक क्राइटेरिया बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, हमको मैग्नेटिक डाटा रिक्वायर्ड रहता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि FeS2O6 3+ में क्या आता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, √24 बोर मैग्नेटॉन। और कॉपर कोबाल्ट H2O6 3+ में क्या आता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आता है। तो हम देखते हैं कि अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, उसके वैल्यू को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये हाई स्पिन है। अगर हाई स्पिन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, उससे भी हम एक आइडिया से निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, 0 है तो, क्योंकि इसका वैल्यू लो है। तो अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था नॉन मेटल में और केमिकल बॉन्डिंग में हमने स्टडी की थी कि क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वीवीटी बताता है कि नॉन मेटल में क्या रहता है, स्टेरिक क्राइटेरिया बेस्ड मिनिमम क्या रिपल्सन ऑफ स्टेरिक को देखते हुए हम स्टडी करते हैं। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको वीवीटी किसके थ्रू बताता है, मैग्नेटिक क्राइटेरिया बेस्ड करके बताता है, जिसको हम इजीली सेफ्टी और LFT पढ़ के इजीली पता कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन मैग्नेटिक क्राइटेरिया। एग्जाम्पल ऑप्शन है SF4 MnF6 4- PF6 NiF4 2-। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर नॉन मेटल है मतलब कि वो क्या होगा, स्टेरिक क्राइटेरिया बेस्ड होगा। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक क्राइटेरिया बेस्ड नहीं है, स्टेरिक क्राइटेरिया बेस्ड है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कोई भी ज्योमेट्री लेस कॉमन नहीं होती है, बहुत कॉमन ज्योमेट्री होते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर 2 ज्योमेट्रीज में पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल में भी 3 हाइब्रिडाइजेशन मेनली पाया जाता है, 4 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दूसरा हो गया D3s, तीसरा HD3 और चौथा PD3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जो कि लेस है, रेयर है, ये नॉट मोर कॉमन है, ये बहुत ही कम पाया जाता है। और स्क्वायर प्लेनर जो होता है उसमें पाया जाता है क्या, 2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, D2sp2 और या फिर sp2d। इसमें जो होता है मेनली ये XY प्लेन में ही पाया जाता है, इसलिए इसको जेड एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री भी कहते हैं। अगर ये इनर डी में भी पार्टिसिपेट करता है तो इसमें क्या होगा, डी क्या होगा, डी जो होता है फिक्स होता है। कैसे, इसमें डी जो होता है D(x²)(y²) ही पार्टिसिपेट करता है। अब पी भी क्या होता है, XY प्लेन में ही पाया जाता है, इसलिए PX और PY पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल क्या होता है, जो होता है स्टेकली मोर स्टेबल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, जिसमें क्या हो जाता है बॉन्ड एंगल, इसके कारण ये स्टेरिकली मोर स्टेबल होता है। लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर होता है वो भी लेस स्टेबल नहीं होता है, वो भी मोर स्टेबल होता है। क्यों, वो इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल होता है, जिसकी CFSE बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये भी बहुत स्टेबल होता है। अगर हम देखें
टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन में अगर एक क्वेश्चन पूछे कि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री 3 ले लीजिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ले लिए और इसमें डी का रेशियो निकालो एसपी के दो अलग डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन लेके। तो अगर हम टेट्राहेड्रल का देखें तो sp3d3 है, pd3 है। तो इसमें डी के कितने ऑर्बिटल हुए? 6 ऑर्बिटल हुए। और sp में कितने ऑर्बिटल हुए? अगर dsp2 ले तो इसमें 2 हुए डी के ऑर्बिटल। तो इसका रेशियो निकालें तो सी डी टेट्राहेड्रल अपॉन डी स्क्वायर प्लेनर इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रेफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर फॉर डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम डी स्केल कहते हैं। अगर डी स्केल को हम स्टडी करें तो हम पाएंगे कि D0 से D2 तक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, D3S हाइब्रिडाइजेशन बनता है मेनली। और उसके बाद D3 से D7 तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अब क्या देखते हैं कि हम D3 से D7 तक क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है D0 से D7 तक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। हालांकि D0 से D2 तक क्या हुआ, D3S हुआ और D3 से D7 तक क्या हुआ, sp3 है। लेकिन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। लेकिन D7 के केस में एक रेयर केस पाया जाता है। वो क्या होता है, उसमें स्क्वायर प्लेनर पाया जाता है, वो रेयर है। तो और रेयर में भी एक ओनली ही केस है, क्या है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या बनाएगा, साइनाइड 4 2- रहेगा ये कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर। अगर हम D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में अलग अलग बनाता है। अगर वीक लिगेंड हो तो sp3 बनाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो dsp2 या sp2d बनाता है। जिसमें से अगर D8 हो तो ये dsp2 बनाएगा और D9 हो तो sp2d बनाएगा। और D10 कॉन्फ़िगरेशन में फिर से ये sp3 और टेट्राहेड्रल बनाता है। तो मेनली हमको किस में चेक करना है, D3 से D7 तक तो sp3 बना लिया, D10 में भी इसने sp3 बना लिया और D0 से D2 तक इसने D3s बना लिया। लेकिन D8 और D9 ही ऐसा दो है जिसमें हमको चेक करना है, जिसमें से D8 में क्या है, sp3 बनाएगा और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो dsp2 और वीक लिगेंड रहेगा D9 में तो sp3 और स्ट्रॉन्ग लेगा तो sp2d बनाएगा। अगर हम JTD को अगर एक बार देख लें तो स्क्वायर प्लेनर में एब्सेंट रहता है JTD, इसलिए परफेक्ट रहता है और नॉन डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर जियोमेट्री बनाता है। लेकिन क्या होता है टेट्राहेड्रल में JTD प्रेजेंट रह सकता है। तो अगर इसमें भी दो केस देखें तो D0 से D2 तक इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल और परफेक्ट बनाता है, इसलिए इसको TD सिमेट्री भी कह सकते हैं। लेकिन जो D3 से D5 तक है, मतलब D2 से ऊपर D3 से D5 तक क्या होता है, इसमें JTD किसके प्रोपोर्शनल होता है, D इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, D3 से D5 में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनाता है, लेकिन D0 से D2 तक वो परफेक्ट बनाता है टेट्राहेड्रल। तो अगर हम TIFR और नेट का इक्वेशन देखें FeO4 4- में, तो यहाँ पर इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया Fe का और D4 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जिसमें हम देखें तो ये D4 क्या आता है, D0 से D7 तक तो टेट्राहेड्रल ही होगा। हालांकि उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, D3S और sp3 होगा, दो के पास sp3 होता है। लेकिन इसमें अगर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में भी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें डिस्टॉर्टेड होगा और TD सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन ये टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन ही पाया जाएगा। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट में देखते हैं।